अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज के हम अपने हिस्ट्री के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 मुग़ल एम्पायर कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के हम लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 मुग़ल एम्पायर कंसोलिडेशन के पूरे रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या क्या बताया गया है, इस सब को आज हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन टॉपिक इज़ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हम अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की इब्तदाई ज़िंदगी और इनकी जो है थे एजुकेशन थी वो क्या थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बर्थ जो है वो कब पैदा हुए थे, 1542 में पैदा हुए। अकबर की वालदा का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर की वालदा का नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की वालदा का नाम हमीदा बानो बेगम था। जब हुमायूं को बेटे की वलादत की खबर मिली तो वो बहुत खुश हुआ और तलीम व तरबियत के लिए इन्होंने ईरान से उस्ताज़ा मंगवाए। हुमायूं ने अकबर की जो तलीम थी एजुकेशन के लिए कहाँ से उस्ताज़ा मंगवाए थे? ईरान से। अकबर पढ़ाई से घबराता था। अकबर की ख्वाहिश रहती थी कि वो ऐसी खेलों में हिस्सा ले जिनमें वो अपनी बहादुरी, बुलंद हौसलगी और हिम्मत का इजहार कर सके। और जो था अकबर जो था इसने अपनी जो एजुकेशन थी वो उसके लिए कहाँ से साथ आए थे? ईरान से। 1556 में हुमायूं के इंतकाल के बाद जो था वो अकबर वो तख्त नशीं हो गया था, गद्दी नशीं हो गया था, यानी कि उसको वो सल्तनत मिल गई थी। और तख्त नशीं के वक्त अकबर की उम्र कितनी थी? 14 साल थी। यानी जब अकबर को बादशाहियत मिली तो इसकी उम्र कितनी थी? 14 इयर्स का अकबर था। यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो थे वो 14 ईयर्स ओल्ड के थे जब इनको सल्तनत मिली थी। और इनके हुमायूं का इंतकाल कब हुआ था? 1556। नेक्स्ट है हमारे पास क्लरिकल इश्यूज एट द टाइम ऑफ असेशन। यानी जब ये बादशाहियत के वक्त अहम मसाइल क्या हुए थे? अकबर के वालिद हुमायूं ने जिन इलाकों को फतह करके अपनी सल्तनत को बहाल किया था, अच्छा किया था, वो इंतज़ामी और सियासी लिहाज से सख्त बदनज़मी का शिकार थे। इन इलाकों को फ़ौजी नुक्ता नज़र से तो फतह कर लिया गया था, ताहम इनमें इंतज़ामी ढांचा इंतहाई गैर मौसर था। यानी वहाँ के इंतज़ाम जो थे बिल्कुल नाक़िस थे। कोई भी वहाँ पे जो था इनको सहूलतें मुहैया नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ फ़ौजी नुक्ता नज़र से इसको जो था वो फतह कर लिया गया था। बरसगीर के अक्सर इलाके मसलन सिंध, कश्मीर, दक्कन, उड़ीसा, गुजरात और बंगाल वगैरह आज़ाद रियासतों में बदल गए थे। और राजपूतों ने बाबर के हमले के बाद अपनी ताकत दोबारा इकट्ठी कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ जलालुद्दीन अकबर इन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर। यानी मुगलिया सल्तनत के फैलाव और इस्तेहकाम में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का किरदार क्या था। यानी कि द रोल ऑफ जलालुद्दीन अकबर इन द एक्सपेंशन ऑफ एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर इज दैट। यानी इसमें क्या हुई थी कि मुगलिया सल्तनत के फैलाव और इस्तेहकाम में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जो किरदार है उसने वो कुछ स्टेप्स किए थे। वो कौन कौन से थे? नंबर फर्स्ट इज सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। नंबर 2 डिसमल ऑफ बरहीम खान। नंबर 3 कॉन्क्वेस्ट। नंबर फर्स्ट है हमारे पास पानीपत की दूसरी जंगे अजीम। यानी वो कब हुई थी? पानीपत में दूसरी जंग अज़ीम 1556 में हुई थी। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इन 1556। कब हुई थी? इन 1556। यानी काबुल में अकबर को इतला मिली कि आदिल शाह सूरी के वज़ीर हुमायूं बकाल ने
दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया है। अकबर ने अपने खैर हुआ और वफादार उमरा को एक इजलास जो था वो इकट्ठा किया। अकबर ने बरीम खान के मशवरे के मुताबिक फ़ौज को दिल्ली की तरफ रवाना करने का हुक्म दिया। फ़ौज के एक दस्ते ने हुमायूं को तो पहाने पर कब्जा कर लिया। इस तरह बाकायदा लड़ाई से पहले ही हुमायूं की फ़ौजी ताकत को शदीद जो था वो दचका पहुंचा था, नुकसान पहुंचा था। 1556 में दोनों अफवाज का आमना सामना पानीपत के मैदान में हुआ था। लड़ाई शुरू हुई तो तोपखाने के न होने के बावजूद हुमायूं की फ़ौज ने मुग़ल फ़ौज पर एक बड़ा हमला किया, जिसने मुग़लों की फ़ौज के दाएं और बाएं जानिब फ़ौजी सफ़ों को हिलाकर रख दिया था। नेक्स्ट आता है डिसमिल ऑफ बरीम खान, यानी बरीम खान की जो डिसमिल था वो क्या हुआ था कि बरीम खान 4 साल तक तमाम तर मुल्की मामलात का अमली तौर पर सरबराह रहा था। कितने साल तक? 4 साल तक। इस बात का कोई शहादत नहीं मिलती, यानी इस बात की कोई निशानी नहीं मिलती कि बरीम खान इस दौरान में अकबर का वफादार ना रहा हो। और 1560 में अकबर ने बरीम खान को डिसमिल कर दिया। बरीम खान की डिसमिल के बाद अकबर मुकम्मल तौर पर एक खुद मुख्तियार बादशाह बन गया। अपनी सियासत बसीरत की वजह से शहंशाह का लक़ब भी इसने हासिल कर लिया था। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कॉन्क्वेस्ट यानी फतूहात। नंबर 1 अंबर जयपुर, नंबर 2 गोंदवाना, नंबर 3 चित्तौड़, बिहार और मारवर, गुजरात, बंगाल, काबुल। ये सारे जो फतूहात हैं वो अकबर की शहंशाहियत का जब उसको लक़ब मिला था, अपनी सीरत और बसीरत की सियासी बसीरत की वजह से जब उसको शहंशाह का लक़ब मिला था तब उसने ये कॉन्क्वेस्ट किए थे। और नेक्स्ट हमारे पास आता है अकबर्स परफॉर्म्स, यानी कि अकबर की जो हैं इस्लाहात क्या थे। अकबर के इंतज़ामी इक़दामात और इस्लाहात को दर्ज झैल हम बताएंगे कि क्या क्या थी अकबर की इंतज़ामी थी। सबसे पहले इसने क्या की थी? मनसबदारी का निज़ाम कायम किया था। क्या किया था? मनसबदारी सिस्टम, यानी मनसबदारी सिस्टम निज़ाम अरेंज किया था। उसके बाद इसकी रिलीजियस पॉलिसी एंड राजपूत पॉलिसी इसकी चली थी। इसके बीच में यानी कि इसमें उसने अकबर ने क्या क्या परफॉर्म किया था? अकबर ने मनसबदारी का निज़ाम कायम किया था, मजहबी पॉलिसी बनाई थी और राजपूत पॉलिसी बनाई थी। रिलीजियस स्ट्रेटजी में इसने जो है इस्लाम के बारे में, रिलीजन के बारे में अच्छा से अच्छा बताया था। उसके बाद हमारे पास आता है अकबर सेक्शंस। अकबर की जो है जानशीनी है वो क्या क्या हैं? 1605 में अकबर का इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले उसने शहज़ादा सलीम को अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया था। किसको मुकर्रर कर लिया था? शहज़ादा सलीम को। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। हमारे पास कौन आते हैं? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इनके हम अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि 1605 में जब शहज़ादा सलीम बादशाह बना तो इसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का लक़ब इख्तियार किया। यानी जब शहज़ादा सलीम को जो है अकबर अपना वो बना गया था जानशीन, तो उसने क्या लक़ब हासिल किया था? शहज़ादा सलीम ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का लक़ब इसने जो है वो इख्तियार किया था। नेक्स्ट हमारे पास यानी कि जहांगीर ने 1569 में यानी 1559 में फतेहपुर सिकरी में पैदा हुए थे। ये कहाँ पैदा हुए थे? फतेहपुर सिकरी में। ये अकबर की राजपूत बीवी जोधाबाई के वतन से था। अकबर ने हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ अपनी अकीदत की बना पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा। अकबर ने उस ज़माना के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शेख सलीम चिश्ती के यहाँ हाज़िरी देकर अपने लिए दुआ करवाई और जो था यानी कि इस ज़माने में मशहूर उलमा और शोरा को सलीम की तालीम और तरबियत के लिए भी मुकर्रर किया गया था और इन उलमा और शोरा की सोहबत में सलीम की तख्लीकी सलाहियतों को भी बहुत नौशनुमा हुई थी। इसे तुर्की, अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़ुबानों पर भी मुकम्मल अबूर हासिल था।
तारीख, जोग्राफिया, इल्म नबातात, इल्म हैवानात, मौसीकी और मुसव्वरी पर भी इनकी गहरी नज़र थी। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं नूरजहाँ। नूरजहाँ के आबाओ अजदाद ईरान से ताल्लुक़ रखते थे। इनका असल नाम महरुन्निसा था। नूरजहाँ का असल नाम क्या था? महरुन्निसा था। महरुन्निसा के वालिद गयासुद्दीन को अकबर के दरबार में मुलाजमत मिल गई। गयासुद्दीन तुर्की यानी कि गयासुद्दीन जो था वो तरक्की करता हुआ 3000 मनसब पर पहुंच गया था और 1611 में जहांगीर ने महरुन्निसा को एक जनाना तरकीब में देखा। इन दिनों वो अपनी बीवी मान भाई की वफ़ात के बाद तन्हाई का शिकार था। वो एक बेहतर रफ़ीका हयात की तलाश में था, यानी वो एक बेहतर बीवी की तलाश में था। जहांगीर ने महरुन्निसा यानी नूरजहाँ को अपना बेहतर इंतखाब समझा और इन्हें निकाह का पैगाम भिजवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कल्चर इन द एज ऑफ जहांगीर एंड नूरजहाँ, यानी जहांगीर और नूरजहाँ के दौर की सकाफत क्या थी। इसमें पोइट्री थी, मुसव्वरी थी, फ़न तमीर था, मौसीकी था, यानी कि इसमें इन्होंने पोइट्री, पेंटिंग, एग्रीकल्चर, म्यूज़िक, इन सब के बारे में जो थी सकाफत की थी, यानी कि इनके यहाँ पे कल्चर एज था इनका। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेथ ऑफ जहांगीर, जहांगीर की वफ़ात। 1627 यानी 1627 में जहांगीर की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उसका इंतकाल लाहौर में हुआ और शादरा लाहौर में मकबरा तमीर हुआ, यानी इसका मकबरा कहाँ है? शादरा लाहौर में इसका मकबरा है। नेक्स्ट आता है शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ की जो है अर्ली लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। इब्तदाई हालात ज़िंदगी जो थी इनकी 1627 यानी 1627 में जहांगीर का इंतकाल हुआ। जनवरी 1628 में जहांगीर का बेटा शाहजहाँ बादशाह बना। शाहजहाँ का असल नाम खुर्रम था। क्या था? शाहजहाँ का असल नाम क्या था? खुर्रम था। तख्तनशी होने के बाद इन्होंने शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ का लक़ब इख्तियार किया। शहज़ादा खुर्रम की वलादत जो है इनकी पैदाइश 1552 यानी 92 में लाहौर में हुई। 1610 में खुर्रम की पहली शादी हुई और 1612 में इसकी दूसरी शादी अंजुमन बानो से हुई, जिसके बाद इसे मुमताज़ महल का भी खिताब मिल गया था। नेक्स्ट हमारे पास है सम विक्टोरीज इन द एज ऑफ शाहजहाँ। सम विक्टोरीज इन द एज ऑफ शाहजहाँ में यानी शाहजहाँ के दौर की चंद फतूहात क्या थी। इन्होंने क्या किया था? यानी कि शाहजहाँ के दौर की हुकूमत यानी कि शाहजहाँ के दौरे हुकूमत की चंद फतूहात क्या थी? बैटल विद प्रोग्रेसिव, और उसके बाद इन्होंने अहमदनगर और उसके बाद जो थर्ड है वो इन्होंने क्या किया था कि इनके जो थे मार्के हुए थे, यानी कि अहमदनगर हुआ था, गुलांड्रा और बेजापुर में हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बैटल्स बिटवीन ब्रदर्स, यानी शाहजहाँ के बेटों में तख्त नशीनी के लिए जो जंग हुई थी वो क्या क्या थी। इनमें जो थे वो मार्के हुए थे वो, यानी कि पहला मार्का हुआ था किस लिए हुआ था? फर्स्ट बैटल जो थी कंबाइंड फोर्सेस एंड औरंगजेब एंड मुराद और दारा शेख के दरमियान हुई थी। सेकंड बैटल जो फर्स्ट बैटल थी इनके 5 मार्के हुए थे। इसी तरह पहला जो मार्का था वो शुजा और दारुल शिकवा का मुकाबला था। दूसरा मार्का जो था वो औरंगजेब और मुराद की मुश्तरका अफवाज का शिकवा से मुकाबला था। नंबर 3 जो मार्का था वो औरंगजेब और मुराद की मुश्तरका फौज का दारा शिकवा से मुकाबला था। नंबर 4 जो है वो औरंगजेब और शुजा का मुकाबला था। नंबर 5 जो है वो औरंगजेब और दारुल शिकवा का दोबारा मुकाबला था, यानी कि ये भाइयों के दरमियान 5 मार्के हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर की अर्ली लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे कि औरंगजेब 1618 में पैदा हुआ और वो शाहजहाँ का तीसरा बेटा था। औरंगजेब की इब्तदाई तरबियत जो थी बहुत से जदीद उलमा और उस्ताज़ा कराम ने की। इसे फ़ारसी, अरबी, तुर्की और हिंदी ज़ुबान सिखाई और इन्हें खूबियों के बायस जो थे शाहजहाँ की अलालत के दौरान में तख्त नशीनी की जंग में औरंगजेब कामयाब हो गया था।
तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इस चैप्टर में हमने जो है फुल चैप्टर, इस लेक्चर में हमने फुल चैप्टर रिव्यू किया है। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इसका क्विज़ भी लाजमी हल करना होगा। नाउ अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।